नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी कभी स्कूल तो कभी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी की पड़ताल पर। दिल्ली जयपुर के बाद आज कानपुर के स्कूलों में मची अफरा तफरी। सियासी ढाबा में उठेगा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। तो सोशल अड्डा में करेंगे देश की आईटी कैपिटल बेंगलुरु के गार्बेज सिटी बनने पर मंथन। दिखाएंगे कैसे जानी मानी बिजनेस टाइकून किरण मजुमदार शॉ ने शहर की गंदगी को लेकर नगरपालिका को लताड़ा है। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे गूगल के एआई असिस्टेंट अस्त्र की खूबियां। दिखाएंगे कैसे आपके हर एक सवाल का जवाब देने में है सक्षम। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राहुल गांधी के वायरल वीडियो की भी है। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक हेयर कटिंग सैलून में दाढ़ी सेट कराते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लालगंज में चुनावी जनसभा करके वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में ब्रजेंद्र नगर में एक सैलून पर उनका काफिला रुका और राहुल गांधी उस सैलून में दाढ़ी कटवाने लगे। इस दौरान उन्होंने सैलून के कर्मचारियों से बातचीत भी की। तो रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? रोजगार सभी और कुछ नहीं। ये 4 साल वाला जो अग्निवीर वाला ये सब अग्निवीर बंद होना चाहिए। अग्निवीर को तो बंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी के रहने वाले 102 साल के हाजी करमदीन अपने क्रिकेट प्रेम को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल हाजी करमदीन 102 साल की उम्र में पैड और ग्लव्स बांधकर क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र महज एक नंबर है। हाजी करमदीन के जज्बे और इस उम्र में क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी युवाओं के लिए प्रेरणा है। हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान भी किया था। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 400 से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए विजय हवन किया। यहां शीतलदास की बगिया में मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में पीएम मोदी का मुखौटा भी नजर आया। आज हमने 400 सीटों का जो एनडीए ने लक्ष्य रखा है उसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल की तरफ से आज हवन का आयोजन किया है और 400 सीटों के लिए हम 400 आहुतियां आज इस हवन कुंड में भगवान श्री राम जी के नाम पे डाल रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में धधक रही आग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है। दरअसल सरकार यहां ग्रामीणों से चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां यानी पेरोल को 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है, क्योंकि जब जंगलों में आग लगती है तो इन पत्तियों के जरिए आग बेहद तेजी से फैलती है। ऐसे में सरकार ग्रामीणों से इन पत्तियों को खरीद रही है ताकि जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार की पुरानी तस्वीरों को देखते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की याद आ गई, जिनकी शुरू की गई सेवा की परंपरा मैंने और मां ने आगे बढ़ाई। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे। रायबरेली में दादी ने विकास का बहुत काम किया। एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, अफेक्शन का रिश्ता है। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर कानपुर के स्कूलों में बम की धमकी से जुड़ी हुई है। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ की तरह कानपुर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम से स्कूलों को उड़ाने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद स्कूलों की बम स्क्वाड के साथ चेकिंग कराई गई, लेकिन पुलिस जांच के बाद ये मामला फर्जी पाया गया।
और इससे पहले दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए ही दी गई थी। लेकिन ऐसे में पैनिक क्रिएट करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। यूपी के कानपुर के 10 स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को सुबह सुबह उनके पेरेंट्स ने स्कूल भेजा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए स्कूल दौड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें स्कूल प्रशासन की तरफ से मैसेज मिला कि वो अपने बच्चों को जल्द घर वापस ले जाए। एक अनजाने ईमेल आईडी से कानपुर के स्कूलों को ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूल प्रबंधकों को जैसे ही ये मेल मिला, उनके हाथ पांव फूल गए। स्कूलों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद आनन फानन में स्कूलों को खाली कराया गया और स्कूलों से बच्चों की छुट्टी कर दी गई। पुलिस की डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों ने स्कूलों के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू किया। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ के बाद कानपुर में भी टॉप 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस की माने तो उन्होंने जांच पड़ताल करी, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ जाकर वहां पर जांच पड़ताल करी। किसी तरीके की कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन किसी तरीके का रिस्क ना लेते हुए स्कूल्स ने भी जल्दी छुट्टी कर दी बच्चों की और आधे स्कूल्स ने अपना स्कूल बंद रखा। फिलहाल स्कूल्स ने बाहरी जो लोग हैं उनकी एंट्री को भी बैन कर दिया है और जो लोग अंदर आ भी रहे हैं उनकी गहनता से चेकिंग की जा रही है। 1 मई की सुबह दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने और तबाही मचाने की धमकी ईमेल से दी गई। इसके साथ ही दिल्ली के कई अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं एक अनजाने ईमेल आईडी से जयपुर के स्कूलों को एक ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जबकि लखनऊ के कुछ स्कूलों को उसी तरह के धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे जिस तरह के ईमेल दिल्ली और अहमदाबाद के स्कूलों को भेजे गए थे। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही पंतनगर हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया। इस ईमेल के आने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। कानपुर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम स्निफर डॉग समेत स्कूलों में तलाशी लेने पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीम ने स्कूल के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला, लेकिन कहीं भी बम नहीं मिला। लेकिन प्रशासन इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है। धमकी के बाद स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी स्कूलों की जांच की जा रही है। पुलिस यहाँ पर आई थी, जांच पड़ताल करके गई, लेकिन फिलहाल कुछ खास उनको यहाँ पर मिला नहीं है। यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको भी बकायदा बाहर अभी तक रखा गया है। यहाँ पे पुलिस जांच पड़ताल करने आई थी। प्रशासन मीडिया वाले आए थे, जांच पड़ताल करके चले गए थे। कुछ मिला उन लोग को? कुछ नहीं मिला। तो आप लोग अमूमन 2 ही लोग बाहर रहते हैं कि आज बढ़ाए हैं? नहीं, आज बढ़ाया गया एक गार्ड। सिक्योरिटी बढ़ा दी? जी, बढ़ा दी गई है। तो कल स्कूल खुला था कि कल बंद? कल क्लोज था स्कूल। इसीलिए क्लोज कर दिया था कि जो बॉम्ब का थ्रेट आया? जी, बंद कर दिया था स्कूल कल। अभी आप कुछ जांच कर रहे हैं कि बोला है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी गहनता से जांच करो, अच्छे से जांच पड़ताल करके अंदर भेजो? जी, गए हैं, जांच पड़ताल करके आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो ये हर स्कूल का माहौल है मोस्टली, जहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस का मानना है कि ये होक्स कॉल हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर कौशलपुरी, केंद्रीय विद्यालय द्वितीय अरमापुर एस्टेट, केंद्रीय विद्यालय कैंट, द चिंटल्स स्कूल सिंहपुर कछार, गुलमोहर पब्लिक स्कूल हनुमंत नगर, वीरेंद्र स्वरूप स्कूल सिविल लाइन, केडीएमए स्कूल गुजैनी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। फिलहाल पुलिस की जांच में अभी तक कुछ पाया नहीं गया है। हालांकि पुलिस ने ये जरूर कहा है कि मेल को रूस के सर्वर से जनरेट किया गया था। स्कूलों में बम धमकी मिलने की खबर ने अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी। जैसे ही उन्हें इसकी खबर मिली वो स्कूल पहुंचने लगे। हालांकि बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और स्कूलों के आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कानपुर में 10 स्कूलों को बम की धमकी मिलने से पैनिक क्रिएट हो गया, लेकिन जिन स्कूलों को धमकी नहीं दी गई उन स्कूलों में भी अभिभावक अपने बच्चों को लेने पहुंच गए। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो सबसे पहले स्कूल प्रशासन से संपर्क करें। गलत सूचना और अफवाह पर बिल्कुल भरोसा न करें, क्योंकि ऐसे हालात में स्कूल प्रशासन ही हमेशा अभिभावकों को पर्सनल मैसेज करता है। स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप कुछ देर में चेक करते रहें ताकि आप किसी जरूरी अपडेट को मिस न करें, लेकिन बेवजह किसी दूसरे अभिभावक को गलत सूचना न दें और न ही पैनिक क्रिएट करें। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है, जिसमें
स्कूल प्रमाइसेस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी डीसीपीज को निर्देशित किया गया है कि एसीपीज के नेतृत्व में टीम बना करके सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए। चूंकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं, इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जांच की जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो। इससे पहले दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली के स्कूलों को भी धमकी मेल के जरिए ही दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि जहां से ईमेल भेजा गया था उसके डोमेन का नाम रूस का था। हाल ही में राजस्थान के जयपुर और यूपी के लखनऊ से भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल के जरिए भेजी गई थी। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में स्कूल एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी देने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, दादा देव अस्पताल और हेडगेवार अस्पताल और तिहाड़ जेल को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। प्रशासन ने बम निरोधक दस्ते, बम का पता लगाने वाली टीम, दमकल विभाग और पुलिस को तलाशी के लिए लगाया था। पिछले 1 महीने में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 20 अस्पताल और 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि जांच के दौरान ये तमाम धमकियां अफवाह निकली। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इन ईमेल का मकसद पब्लिक के बीच में पैनिक पैदा करना है। लिहाजा ऐसे अफरा तफरी वाले माहौल में पैनिक क्रिएट करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ कानपुर से सिमर चावला, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त एक शानदार खबर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने धमाल मचा दिया है। जी हां, उन्होंने भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप के जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक इवेंट में गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया है। इस टूर्नामेंट के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज के अलावा किशोर जेना और डीपी मनु ने भी अपना जोर आजमाया। मनु ने 82.06 मीटर दूर भाला फेंका और वो दूसरे नंबर पर रहे और सिल्वर पर कब्जा किया, जबकि नीरज पहले स्थान पर। नीरज चोपड़ा ने फिर कमाल दिखाया। लोकसभा चुनाव के बीच देश में सीएए लागू हो चुका है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश में लोकसभा चुनाव के बीच सीएए लागू हो गया। नए कानून के तहत राजधानी दिल्ली में आज 14 शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी गई। नए नियम के तहत दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आज शुरुआती 14 लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम गृह मंत्रालय ने किया है। मैं वो 14 के 14 शरणार्थियों को अभिनंदन देना चाहता हूं। सीएए मोदी जी का वादा है। इस देश में जो शरणार्थी जहीं पर भी होंगे, इस सबको हम नागरिकता देंगे। महाराष्ट्र के डिंडोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की, जहां उन्होंने विपक्ष पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश बांटने वाला विपक्ष मजहब के आधार पर बजट चाहता था। साथ ही विपक्ष पर उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की साजिश का आरोप लगाया। धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। 5वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों नेताओं ने कहा कि 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई होने जा रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार बनने पर गरीबों को 10 किलो मुफ्त अनाज देने का वादा किया। तो उधर ओडिशा के बालांगीर में राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद हम गरीबों की आवाज बुलंद करेंगे और करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव और चारधाम यात्रा में ड्यूटी कर रहे वन विभाग के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि आग की घटनाओं के बाद तुरंत ही नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वन विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द ही भरना चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू कॉपर माइन में फंसे 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर में भर्ती कराया गया है। दरअसल खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से कई अफसरों समेत 15 लोग खदान में फंस गए थे, लेकिन एसडीआरएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने महज 15 घंटे के भीतर ही सबको बाहर निकाल लिया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी दावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में हुई बदसलूकी के बाद बीजेपी आग के खिलाफ हमलावर हो गई। बीजेपी ने मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस मामले में केजरीवाल गंभीर हैं, लेकिन सवाल है कि पुलिस थाने पहुंचकर भी मालीवाल ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाया वे हाथ टूट चुके होते हैं और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? इसका मतलब खेल बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल खुद संदेह के घेरे में है, इसलिए हम यह मांग कर रहे हैं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौन हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल ने भी अभी तक लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने महिला मोर्चा निकाला है। हालांकि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान स्वाति मालीवाल और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन आज बीजेपी मालीवाल के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। हम यहाँ आए हैं कि हमारी राज्यसभा के सदस्य बहन जिनका केजरीवाल जी की ऑफिस में अपमान हुआ, ये अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके सम्मान में हम खड़े हैं। अगर उसको डर है तो हम कहते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है। हम सारी नारी शक्ति उसके साथ है। उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो कुछ भी ना करें उनके अगेंस्ट। लेकिन स्वाति मालीवाल जी को हम बता दें, हम महिला हैं और हम महिला के साथ पार्टी बाद में काम करते हैं। हमारे लिए पहले महिला का। सोमवार सुबह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट की है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी जब मामला गरमाया तो सांसद संजय सिंह सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने मारपीट की घटना को स्वीकार किया और साथ ही ये भरोसा भी दिया कि इस मामले में केजरीवाल गंभीर है। वहीं बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल खामोश क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है
और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, घर में मारपीट की जाती है, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, और मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। क्या कारण है? मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? और जब उनके सांसद ने स्वीकार कर लिया, संजय सिंह ने, कि हाँ ये घटना घटी है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को मुंह खोलने में समय लग रहा है। इसका मतलब खेल बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल खुद संदेह के घेरे में है, इसलिए हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए, जो जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी पूछ रही है कि जब मुख्यमंत्री आवास के भीतर उनकी खुद की सांसद सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री का घर ही सेफ नहीं है एक महिला के लिए, और वही महिला ऐसी जो आपकी खुद की पार्टी की सदस्य और सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उसका वो सेफ नहीं है, तो पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के दबाव में या डर में दिल्ली की महिलाएं सेफ कैसे हो सकती हैं? स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्म है, लिहाजा इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी सवाल किए गए, तो आरजेडी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कांग्रेस कह रही है कि लिखित शिकायत जब दर्ज ही नहीं हुई तो फिर कार्रवाई किस आधार पर हो? सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। डीसीपी नॉर्थ का स्वयं का बयान है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट स्वाति जी की नहीं आई है, तो ये उनकी पार्टी का एक इंटरनल मामला है, और अगर कोई कंप्लेंट होती तो उसके ऊपर अब स्वयं संजय सिंह जी और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। 5वें चरण के चुनाव से पहले सियासत का पारा एक बार फिर से हाई हो गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट क्यों की गई और केजरीवाल इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वहीं सवाल ये भी है कि मालीवाल ने खुद फोन करके पुलिस को बताया, फिर वो लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रही हैं? दिल्ली से अनमोल बाली के साथ श्रेया चैटर्जी, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली के कारण शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 118 अंक गिरकर 72,987 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 17 अंक लुढ़का, ये 22,201 पर बंद हुआ। दिल्ली में एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में उछाल आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 450 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 900 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 86,900 रुपए पर पहुंची। विश्व बैंक और IMF के बाद अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की विकास दर तेज रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। महिंद्रा की नई कार XUV 3XO की बुकिंग आज से शुरू हो गई। इसे 21,000 की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। कंपनी ने अपनी इस नई कार को हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। कहा जा रहा है कि 26 मई से कार की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी किया मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार किया EV6 फेसलिफ्ट को अनवील किया है। ये कार फिंगरप्रिंट रीडर तकनीक से लैस है, यानी इसे स्मार्टफोन की ही तरह सिर्फ उंगली के टच से स्टार्ट किया जा सकता है।
उस पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल कहे जाने वाले बेंगलुरु की, जो कि अब गार्बेज सिटी में बदलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में सड़क पर लगे गंदगी के अंबार को लेकर देश की जानी मानी अरबपति उद्यमी किरण मजुमदार शॉ का बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका पर गुस्सा फूटा। बायोकॉन कंपनी की फाउंडर किरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर के बेंगलुरु में गंदगी दिखाते वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, घिनौना दृश्य। बेंगलुरु महानगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशल कमिश्नर को इस बदसूरत गंदगी को साफ करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस वीडियो को @विश्वा0507 नाम के एक्स यूजर ने 14 मई को शेयर किया था। इस पूरे वीडियो में सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगा हुआ दिख रहा है और आखिर में एक बस स्टॉप के सामने पानी भरा हुआ दिख रहा है। बेंगलुरु के इस वायरल वीडियो को देखकर तमाम यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि देश के सभी टियर 1 और टियर 2 शहरों का यही हाल है, कहीं भी ट्रैश बिन नहीं दिखते, इसलिए लोग जहां चाहे वहां कूड़ा फेंक देते हैं। एक दूसरे यूजर ने कहा है कि यह वीडियो आउटर रिंग रोड मथिकेरे का है, इस जगह पर हमेशा यही हाल रहता है, कुछ नया नहीं है। एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया है कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही सीन दिखता है, नाले साफ नहीं है, गंदा पानी सड़कों पर बहता है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में रोजाना लगभग 4500 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। इसमें से 60% से कम ही इकट्ठा हो पाता है और 15% कूड़ा लैंडफिल में डंप किया जाता है। हमारी टीम ने बेंगलुरु में छाए कूड़े के संकट का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी। मेरे साथ देखेंगे तो आपको इस रोड पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा, ना केवल कूड़ा नजर आएगा बट इसकी बदबू आएगी आपको। इस पूरी स्ट्रेच में, इस पूरी रोड पर सिर्फ कूड़ा फेंका गया है। लोग यहाँ पर आकर कूड़ा फेंकते हैं और बीबीएमपी जो है, जो कि इस सिटी की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है, वो इसे साफ नहीं करती। तो ऐसे ही एक एक्स यूजर ने इस रोड का वीडियो लिया और एक्स पर अपलोड किया, जिसके बाद किरण मजुमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की चीफ है, उन्होंने इस वीडियो को रीपोस्ट किया और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, जो कि बीबीएमपी है यहाँ पर, उनसे पूछा कि ये रोड की सफाई क्यों नहीं की गई है और इस रोड को जल्द से जल्द साफ किया जाए। जिसके बाद अगर आप देखेंगे मेरे पीछे बीबीएमपी की गाड़ियां खड़ी है, बीबीएमपी ने यहाँ पर आकर साफ सफाई शुरू कर दी है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीबीएमपी को क्या एक सोशल मीडिया आउटरीच, जो कि कहा जा सकता है, क्या वो वेट कर रहे थे कि कोई सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अपलोड करे, ये वायरल हो जाए, जिसके बाद उन्होंने ये साफ सफाई करना शुरू करना था? यही सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा कूड़ा रहता है, कचरा पड़ा हुआ रहता है, क्या बीबीएमपी इसकी सफाई करती है, नहीं करती है? आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा रखा हुआ है यहाँ पर, हालांकि सरकार को साफ करना चाहिए, को ध्यान नहीं दे रहा है। इलेक्शन का टाइम आ चुका है, काम चालू होगा अभी। मतलब कई बार ट्रैफिक भी जाम हो जाता है कचरे की वजह से और प्रॉब्लम बहुत होती है, बास आती है, लोग यहाँ पे बीमार भी पड़ जाते हैं। कि लोगों की जिम्मेदारी है। अभी गाड़ी तो आता है, ये बात है, बट लोग क्या होता है टाइम पे नहीं डालते, बल के वजह से अभी इधर डालना को गलती तो लोगों को भी है। वो पूरे सभी क्या है दुनिया में जब इतना गंदा हो रहा है तो लोगों की गलती है, ये भी बात अपन बोल सकते हैं। क्योंकि लोग जब नहीं डालने का सोचते हैं, जहाँ पे डेली का डेली गाड़ी आ रहा है तो भी नहीं डालते, जाके रोड पे डालते हैं, तो ये प्रॉपरली लोगों की ही गलती है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, इससे बहुत सारी बीमारियां आ सकती है और ये कचरा हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है। बीबीएमपी वाले इसको कभी साफ नहीं करते। आज जब एक्स पे एक्शन लिया गया तब जाकर के वो लोग आए। मैं जो हूँ यहाँ पर रेगुलर ट्रैवल करता रहता हूँ मैडम, फिर भी मैं कोई भी अथॉरिटीज यहाँ पर आकर चेक करना या क्लीन सफाई कोई कुछ नहीं कर रहा है। वैसे भी आप अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो बैक्टीरिया सब कुछ फैल रहा है और वैसे भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है मैडम, ऑलरेडी इट्स अ बिग मेस ओवर हियर, उसके ऊपर ये भी और बड़ा मेस हो रहा है। बदबू बहुत आता है, इससे पूरा बीमार भी हो सकते हैं ना, सब भी बहुत गंदा है इधर, बहुत स्मेल आता है, इधर उधर बहुत जाना पड़ता है ना। पापा को खाना देने जाती हूँ तभी बहुत स्मेल आता है इधर, अभी बहुत आता है। आज आए हैं ना, ये बहुत दिनों से आए नहीं थे बट आते थे, थोड़े दिन आगे आते थे, अभी बहुत लेट आए।
पूरा कचरा इधर ही फेंक के जाते हैं सारे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। गूगल ने अपने सालाना इवेंट डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एक शानदार एआई टूल पेश किया है, जिसे नाम दिया है प्रोजेक्ट अस्त्र। इसकी खासियत ये है कि ये टूल आपके स्मार्टफोन के कैमरे को आपकी आंख की तरह इस्तेमाल करने की ताकत देता है। यानी इस टूल की मदद से कैमरे के सामने आप जो भी चीज लाएंगे, ये आपसे मैसेज या फिर ऑडियो के जरिए आपको उस चीज के बारे में बताएगा। इतना ही नहीं, ये एक बार जो चीज देख लेता है वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। ये है गूगल का अब तक का सबसे शानदार टूल एआई एजेंट अस्त्र, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान बनाने वाला है। Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. CBC encryption to encode and decode data. आप कोई सामान रखकर भूल गए हैं या फिर किसी चीज के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं, तो ये एआई असिस्टेंट आपकी मदद करेगा। What neighborhood do you think I'm in? Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Especially when it comes to facial. गूगल ने इस बार डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इस नए टूल को लॉन्च किया है। हालांकि गूगल के इस इवेंट में नए एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम समेत कई एआई टूल पेश किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एआई एजेंट प्रोजेक्ट अस्त्र ने। असल में ये एक स्मार्टफोन कैमरा बेस्ड चैटबॉट है जो गूगल के जेमिनी फीचर की मदद से काम करता है। ये एक तरह का एआई असिस्टेंट है। जब ये स्मार्टफोन के कैमरे के जरिए काम करेगा तो फोन का कैमरा आपकी आंखों की तरह काम करेगा। ये किसी भी चीज की तस्वीर, वीडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए यूजर्स को जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये एआई टूल यूजर्स के सवालों का जवाब रियल टाइम में देता है। साथ ही ये रियल टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो या फिर वीडियो के जरिए बातचीत कर सकता है। गूगल के इस नए एआई एजेंट की खास बात यह है कि इस टूल को अगर आपने कैमरा एक्सेस दे दिया तो इसे जो भी चीज दिखाई देगी उसके बारे में ये आपको बताएगा। Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. कैमरे में दिख रही किसी चीज पर पॉइंट करने पर यह आपको उसके बारे में भी बताएगा। गूगल का एआई अस्त्र टूल वीडियो में देखी हुई हर चीज को याद रखता है। ऐसे में अगर आप कमरे में कुछ रखकर भूल जाते हैं और प्रोजेक्ट अस्त्र ने उसे अपने कैमरे में कैप्चर किया है, तो ये आपको वो सामान ढूंढने में मदद करेगा। यहाँ तक कि अगर आपको गणित का कोई इक्वेशन या सवाल हल करना है तो ये उसमें भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।